नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं महरो मरुधर। आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी। दिन भर की प्रदेश की तमाम अहम खबरें हम आपको बताएंगे। शुरुआत सियासी महाभारत के साथ। सीएम भजनलाल शर्मा मिशन दक्षिण को लेकर तेलंगाना में डेरा डाले हुए हैं। आलाकमान से मिले टास्क के बाद में मुख्यमंत्री ने एक दिन भी बेकार न करते हुए कभी चाय पर चर्चा की तो कभी रोड शो। ऐसा लगता है कि प्रवासी राजस्थानियों को साधने का एक भी मौका मुख्यमंत्री गंवाना नहीं चाहते। सीएम का तेलंगाना दौरा, दक्षिण विजय अभियान पर सीएम भजनलाल प्रवासी राजस्थानियों के साथ की चाय पर चर्चा। कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी के समर्थन में सभा, कई नामचीन प्रवासी राजस्थानी रहे मौजूद। सीएम ने साधा विपक्ष पर निशाना। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार बीजेपी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। राजस्थान के बाहर कई राज्यों को साधने के बाद लगातार 3 दिनों से तेलंगाना में सीएम भजनलाल डेरा डाले हुए हैं। इसी क्रम में तीसरे दिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी के समर्थन में सभा की और बीजेपी के पक्ष में प्रचार किया। इस दौरान कई नामचीन प्रवासी राजस्थानी मौजूद रहे और सीएम के साथ चाय पर चर्चा की। ऐसा है, देखिए कितना बड़ा होता था कि जो हमारा भगवा ध्वज होता था या कमल का ध्वज हमारा भाजपा का होता था, उसको लेकर के निकलने नहीं देते थे। यानी कि क्यों निकलने नहीं देते थे? यानी कि तुष्टीकरण के आधार पर चलते थे। इससे पहले भी सीएम भजनलाल शर्मा ने अपने तेलंगाना दौरे के दूसरे दिन हैदराबाद में ऐतिहासिक रोड शो करके ये जता दिया कि पार्टी में उनकी रीच राजस्थान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जहां जहां प्रवासी राजस्थानी मौजूद हैं, वहां वहां सीएम भजनलाल बीजेपी के लिए जमीन तलाशते दिखाई देंगे। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, अभी बहुत बड़ी आवश्यकता है। अभी देश के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाले हैं। हमारी सांस्कृतिक विरासतों को जिन्होंने नुकसान करने का काम किया, कहीं नहीं दिख रहे हैं, उनका आता पता नहीं है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, और अब जो कई सेकुलरवादी जो आते हैं, ये दिखते हैं ना, आने वाले समय में कहीं दिखने वाले नहीं है। आंध्र प्रदेश में है बीजेपी का गठबंधन, तेलुगु देशम पार्टी के साथ है गठबंधन। तेलंगाना में बीजेपी के लिए है बड़ी चुनौती, वो शेर को सीटों में तब्दील करने की चुनौती। एक तरफ बीजेपी जहां आंध्र प्रदेश को लेकर सहज दिखाई देती है, वहीं तेलंगाना में बीजेपी अपने आप को चुनौतियों से घिरा पाती है। इसके पीछे का कारण गठबंधन भी कहा जा सकता है। जहां चंद्रबाबू नायडू और पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश को साधना जारी रखा है, वहीं तेलंगाना में हर वर्ग को लेकर बीजेपी अलग रणनीति पर काम कर रही है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तेलंगाना बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के साथ मिलकर जीत की रणनीति पर चर्चा भी की। रोड शो हो या फिर चाय पर चर्चा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का तेलंगाना में लगातार प्रचार प्रसार ये बता रहा है कि नेता के रूप में नए नए राजनीति में छाए सीएम भजनलाल का कैनवस देखते ही देखते कितना बड़ा हो गया है। राजस्थान के बाद अलग अलग राज्यों में मिली जिम्मेदारी भी ये बताती है कि मुख्यमंत्री भजनलाल पर मोदी का पूरा भरोसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मिशन साउथ पर हैं और इस दौरान गुरुवार को हैदराबाद से तिरुपति के लिए वो रवाना होंगे। दोपहर करीब 1 बजे तिरुपति मंदिर में वो दर्शन करेंगे। शाम 6 बजे राजस्थान समाज के कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। रात 8:30 बजे तिरुपति से जयपुर के लिए मुख्यमंत्री वापस रवाना होंगे। यानी ये जो 3 दिन आपने एक के बाद एक मुख्यमंत्री की तरफ से प्रचार होते हुए देखे, कल भी कुछ व्यस्तताएँ रहेंगी राजनीतिक, और उसके बाद में तिरुपति में मुख्यमंत्री दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे और दर्शन करने के उपरांत उनका रात को 8:30 बजे के करीब जयपुर लौटने का कार्यक्रम है। प्रदेश की सभी 25 सीटों पर हुए मतदान के बाद सत्ताधारी पार्टी बीजेपी तीसरी बार हैट्रिक का दावा कर रही है, लेकिन इस बार मतदान के रुझानों को लेकर सियासी पंडितों के आकलन चौंकाने वाले आए हैं। ऐसे में संगठन के लिहाज से चुनाव के दौरान जिन नेताओं पर दारोमदार रहा, अब उनकी साख पर भी दांव लगेगा।
मरुधरा की सभी 25 सीटों पर तीसरी बार कमल खिलाने के लिए चुनावी रण में उतरी बीजेपी ने इस बार सत्ता और संगठन के कई कद्दावर नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी। सरकार के मंत्रियों को प्रभारी की जिम्मेदारी तो संगठन के वरिष्ठ नेताओं को संयोजक का जिम्मा दिया गया। इन संयोजकों ने अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों में रणनीति बनाने और भुनाने का काम किया। लेकिन 25 सीटों पर हुई मतदान के बाद प्रदेश में मत प्रतिशत के कम होने को लेकर सियासी पंडितों का अलग अलग तरीके से आकलन सामने आया। खासतौर पर सत्ताधारी पार्टी के मिशन 25 पर प्रश्न चिन्ह खड़े होने लगे। चुनाव परिणाम जो भी हो, ये बात तय है कि चुनाव के बाद संगठन के स्तर पर समीक्षा की जाएगी। ऐसे में संयोजक के तौर पर लगाए गए वरिष्ठ नेताओं की भी इस लोकसभा चुनाव में साख दांव पर लगी है। लोकसभा क्षेत्र संयोजक जोधपुर राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, अजमेर विधायक वीरेंद्र सिंह कानावर, राजसमंद विधायक हरि सिंह रावत, भरतपुर विधायक शैलेश सिंह, जालोर सिरोही पूर्व विधायक नारायण सिंह देवर, जयपुर ग्रामीण पूर्व विधायक निर्मल कुमावत, पाली पूर्व विधायक लक्ष्मी नारायण दवे, दौसा सत्यनारायण शहारा, टोंक सवाई माधोपुर नरेश बंसल, बाड़मेर हुमान सिंह सोढ़ा, बांसवाड़ा हरीश पाटीदार, चित्तौड़गढ़ रणजीत सिंह भाटी, श्रीगंगानगर बलवीर बिश्नोई, बीकानेर सत्यप्रकाश आचार्य, करौली धौलपुर शिव कुमार सैनी, अलवर संजय सिंह नरूका, उदयपुर प्रमोद सामर, जयपुर शहर एस अग्रवाल, भीलवाड़ा शक्ति सिंह, कोटा सुनीता व्यास, झालावाड़ छगन माहूर, झुंझुनू दशरथ सिंह शेखावत, सीकर प्रभु सिंह गोगाबास, चूरू ओम सारस्वत। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद सत्ता के स्तर पर मंत्रियों का प्रमोशन डिमोशन तय होगा, तो वहीं संगठन के स्तर पर लगाए गए संयोजकों के तौर पर वरिष्ठ नेताओं का भी सियासी भविष्य तय होगा। परिणाम पक्ष में रहा तो इन तमाम नेताओं को संगठन के साथ साथ सत्ता का सुख भोगने को मिलेगा। आगामी दिनों में वरिष्ठ नेताओं को बोर्ड और निगम के अध्यक्ष का जिम्मा तोहफे के तौर पर मिल सकता है। अधिराज सिंह नरूका, समाचार प्लस, जयपुर। वहीं राजस्थान कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का कांग्रेस पार्टी देश भर में चुनाव प्रचार में भरपूर उपयोग कर रही है। पहले और दूसरे चरण में राजस्थान कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने प्रदेश में चुनाव प्रचार में जिम्मेदारी संभाली, तो उसके बाद अब अलग अलग राज्यों में नेताओं को एक एक लोकसभा सीट की जिम्मेदारी देकर पार्टी ने एक नया टास्क दे दिया है। इन सीटों की हार जीत नेताओं की परफॉर्मेंस का भी आधार बनेगी। चुनाव प्रचार के बाद राजस्थान के वरिष्ठ नेताओं को मिला टास्क, एक एक लोकसभा क्षेत्र जिताने का दिया गया टास्क। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अमेठी में बनाया सीनियर पर्यवेक्षक। गहलोत माने जाते हैं गांधी परिवार के विश्वस्त। अमेठी में कांग्रेस की हार जीत से जुड़ी है गांधी परिवार की प्रतिष्ठा। गांधी परिवार के करीबी किशोरी लाल शर्मा हैं अमेठी से चुनावी मैदान में। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से है किशोरी लाल का मुकाबला। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराया था अमेठी से पिछला चुनाव। कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक गहलोत और पायलट को पार्टी ने अब एक एक लोकसभा क्षेत्र तक सीमित कर दिया है। तीसरे चरण में मतदान के बाद पार्टी के दोनों नेताओं को एक एक लोकसभा सीट की जिम्मेदारी देकर बीजेपी के सामने एक मजबूत संदेश दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट से जिम्मेदारी दी गई है। यह सीट गांधी परिवार की प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई है। हालांकि यहां इस बार बीजेपी की स्मृति ईरानी का मुकाबला कांग्रेस के किशोरी लाल से है। पिछले लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को अमेठी से ही शिकस्त दी थी, लेकिन इस बार कांग्रेस ने राहुल गांधी के नजदीकी और विश्वस्त नेता किशोरी लाल को चुनावी मैदान में उतारा है। गहलोत उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी रह चुके हैं। 2009 में उनके प्रभारी रहते राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़े थे और जीत दर्ज की थी। ऐसे में गहलोत के सामने गांधी परिवार की पारंपरिक सीट अमेठी को बचाने की चुनौती होगी। कन्हैया कुमार की सीट के ऑब्जर्वर बने सचिन पायलट को भी दिल्ली नॉर्थ ईस्ट लोकसभा क्षेत्र की दी गई जिम्मेदारी। इस सीट से कांग्रेस के कन्हैया कुमार हैं चुनाव मैदान में। बीजेपी के मनोज तिवारी से है कन्हैया कुमार का मुकाबला। जातीय समीकरण और युवा मतदाताओं के प्रभाव के चलते दी गई जिम्मेदारी। मनोज तिवारी इस सीट से लगातार दूसरी बार बने हैं सांसद।
देश भर में पार्टी का प्रचार करने वाले कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट को भी अब तीसरे चरण के बाद पार्टी ने एक लोकसभा क्षेत्र में ही सीमित कर दिया है। सचिन पायलट को उत्तरी पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट का ऑब्जर्वर बनाया गया है। इस लोकसभा सीट से कन्हैया कुमार कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से कन्हैया कुमार का मुकाबला बीजेपी के मनोज तिवारी से है। जातीय समीकरण के साथ यूथ में पायलट का प्रभाव देखते हुए उनको इस सीट की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। पर्यवेक्षक बनने के बाद पायलट ने लोकसभा क्षेत्र के नेताओं के साथ बैठक कर इस लोकसभा सीट पर काम भी करना शुरू कर दिया है। इस सीट पर बीजेपी के मनोज तिवारी लगातार दूसरी बार सांसद हैं। दिल्ली में इस बार कांग्रेस का आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन होने के चलते जीत की उम्मीद दिख रही है। एक खास रणनीति के तहत सचिन पायलट को इस सीट की जिम्मेदारी दी गई है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी, हरीश चौधरी को मिला टास्क। जोशी को चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र का बनाया गया पर्यवेक्षक। हरीश चौधरी रह चुके हैं पंजाब कांग्रेस के प्रभारी। चौधरी की संगठनात्मक दक्षता को देखते हुए बनाया स्पेशल पर्यवेक्षक। राजस्थान में कांग्रेसी नेताओं को चुनाव में पार्टी की ओर से बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष रहे डॉक्टर सीपी जोशी को भी दिल्ली में लोकसभा क्षेत्र चांदनी चौक का पर्यवेक्षक बनाया है। इस लोकसभा सीट से कांग्रेस की जेपी अग्रवाल चुनावी मैदान में है। अग्रवाल का मुकाबला बीजेपी के प्रवीण खंडेलवाल से है। बीजेपी ने यहां पूर्व केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन का टिकट काटकर खंडेलवाल को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चौधरी को पंजाब का स्पेशल ऑब्जर्वर बनाया गया है। हरीश चौधरी पंजाब कांग्रेस के प्रभारी रह चुके हैं। पंजाब कांग्रेस में तालमेल बिठाने के लिए पंजाब के अनुभव के चलते चौधरी को पूरे राज्य की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दिनेश कसाना, समाचार प्लस, जयपुर। तो राजस्थान के जो धुरंधर हैं वो दिल्ली के रण में भी प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने दिल्ली में प्रचार किया है। पूर्वी दिल्ली से प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा के समर्थन में उन्होंने रोड शो किया। समाचार प्लस से खास बातचीत में राठौड़ बोले कि 10 साल के कामों पर जनता को पूरा भरोसा है। आरक्षण कांग्रेस की वजह से खतरे में है। देखिए, अभी मैं राजस्थान से यहाँ दिल्ली आया हूँ और दिल्ली के अंदर जो जोश दिख रहा है उससे यकीन है हर बार की तरफ दिल्ली की जनता एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी जी को आशीर्वाद देगी। और उसका कारण है कि दिल्ली ही नहीं बल्कि देश की जनता ने देखा है पिछले 10 साल के कार्यकाल में किस तरह समर्पित भाव से प्रधानमंत्री मोदी जी ने संविधान की भी सुरक्षा करी है और देश को सुरक्षित और समृद्ध बनाया। और वहीं जहां जहां कांग्रेस का शासन रहा वहां पहले घोटाले होते थे, अब जहां जहां कांग्रेस है वहां घोटाले होते हैं। ये आरक्षण की बात करते हैं। कर्नाटक के अंदर आंध्र में यही कांग्रेस पार्टी है जो आरक्षण एससी ओबीसी से लेकर मुसलमानों को देना चाहती है। अगर आरक्षण खतरे में है तो कांग्रेस की वजह से है। कश्मीर के अंदर वाल्मीकि समाज को 63 साल से कोई आरक्षण नहीं मिला हुआ था वहां पर। अगर किसी ने दिलाया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिलाया। धारा 370 समाप्त कर दी। क्या इंडिया गठबंधन यहाँ से कुछ अपना खाता खोल पाएगा? इंडिया गठबंधन यहाँ से अपना खाता खोल पाएगा? इंडिया गठबंधन दिल्ली में कोई खाता नहीं खोल पाएगा। ये दिल्ली की जो जनता का जोश देखकर और जागरूक है, मुझे लगता है दिल्ली पूरे राष्ट्र को भी एक संदेश देता है कि यहाँ पर जो लोग एक दूसरे के साथ नहीं बैठते थे, एक दूसरे को गाली देते थे, आज एक साथ हुए हैं। तो पंजाब में लड़ रहे हैं और दिल्ली में दोस्ती है। और किस तरह के घोटाले करे इन्होंने, मतलब आपको पैसे लेने हैं अपने चुनाव के लिए तो देश को तोड़ने वाली ताकतों से लेंगे आप। देश के अंदर जो आतंक फैला रहे हैं उनसे आप पैसे लेंगे। और बात एक ऐसे स्कूल की जहां फोन ले जाना बैन है।
सरकारी स्कूलों में टीचर्स के मोबाइल ले जाने पर प्रतिबंध की बात जैसे ही शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कही, हर ओर इस बात पर चर्चा होने लगी। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जोधपुर में एक सरकारी स्कूल ऐसा है जहां मोबाइल ले जाना पहले से ही प्रतिबंधित है। देखिए। दूसरा, हमने मोबाइल एक बीमारी सा हो गया है। विद्यालय में कई अध्यापकगण, चाहे वो महिला या पुरुष है, तो शेयर मार्केट देखते रहते हैं, पता नहीं कौन सी चित्र देखते रहते हैं, लगभग उसमें उलझे रहते हैं। तो हमने कहा कि कोई भी अब विद्यालय के अंदर मोबाइल लेकर के नहीं जाएगा। यदि जाता है, गलती से आ भी जाता है उसके बाद, तो प्रिंसिपल की रेख पे रखेगा। सुना आपने, जो कुछ शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा वो इस मकसद से था कि बच्चों की पढ़ाई के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो, साथ ही टीचर भी पढ़ाने के समय पर मोबाइल पर व्यस्त न रहकर काम पर फोकस कर पाएं। लेकिन आज हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे स्कूल में जहां ये शिक्षा मंत्री के कहने से पहले ही फोन पर प्रतिबंध लागू कर चुके हैं। ऐसा स्कूल जहां फोन है प्रतिबंधित। जोधपुर के स्कूल में टीचर नहीं ले जा सकते फोन। लंबे समय से लागू है व्यवस्था। स्कूल में जाने से पहले फोन कराना पड़ता है जमा। प्रिंसिपल के पास जमा कराने पड़ते हैं फोन। जोधपुर शहर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तनावाड़ा में साल 2016 से कक्षा में शिक्षक को मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लागू किया हुआ है। जोधपुर का ये एक ऐसा विद्यालय है जहां पर यह व्यवस्था 2016 से ही लागू कर दी गई है। प्रिंसिपल देवी बीजन ने बताया कि विद्यालय में मोबाइल फोन रखने के लिए एक फोन होल्डर बनाया गया है, जिसमें समस्त विद्यालय के स्टाफ आने से पहले अपने फोन को होल्डर में रखकर उसके बाद उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। हम लोग क्लासरूम में जब आते ही एंट्री करते हैं और उसके बाद में मोबाइल हमारे ब्लॉक में रख देते हैं। फिर जाते हैं क्लासेस में देते हैं। अगर कोई इमरजेंसी या स्कूल में फ्री पीरियड होता है तब स्कूल का जो काम होता है वो हम फ्री पीरियड में करते हैं। आपको बता दें कि शिक्षण संस्थानों में मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रभावी नियंत्रण संबंधी आदेश पहले भी माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने 31 मार्च 2016 को जारी किया था। इसके बाद हाल ही के दिनों में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने भी विद्यालय में मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया था। वहीं इस आदेश के बाद तमाम स्कूलों में इस तरह की व्यवस्था लागू करने के निर्देश जारी हुए। लेकिन प्रिंसिपल देवी बीजनी के विद्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तनावाड़ा में यह व्यवस्था बरसों से लागू है। प्रिंसिपल ने बताया कि विभागीय कार्य होने पर मोबाइल का उपयोग करने की अनुमति स्टाफ को दी गई है। इसके लिए फोन होल्डर के पास टेबल पर एक रजिस्टर रखा है, जिस पर किसी भी कर्मचारी को विभागीय कार्य के लिए मोबाइल उपयोग लेना होता है तो उन्हें फोन लेने से पहले उसका समय और फोन लेने का कारण रजिस्टर में लिखना पड़ता है। कार्य समाप्त होने के बाद मोबाइल उसी होल्डर में रखकर उसका समय रजिस्टर में अंकित करना होता है। साथ ही घर से फोन आने पर संबंधित शिक्षक को सूचना दी जाती है। सभी शिक्षक अपना मोबाइल फोन वाइब्रेट मोड पर होल्डर में रखते हैं। 2 से 3 बार अगर लगातार फोन आता है तो प्रिंसिपल की ओर से शिक्षक को कक्ष में सूचना दी जाती है, ताकि वो अपने कालांश के तुरंत बाद कॉल बैक करके परिवार से संपर्क कर पाए। वो हम फ्री पीरियड में करते हैं, तब हम रजिस्टर में एंट्री करके उसके बाद हमारा मोबाइल लेते हैं। काम करते ही वापस मोबाइल रख देते हैं। कितने समय से चल रहा है ये, अभी से ये लागू किया गया? ये करीब 1-1.5 साल हो गया सर। ठीक है। जोधपुर का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तनावाड़ा दूसरे स्कूलों के लिए एक नजीर है, जहां बच्चों के भविष्य को लेकर सरकारी प्रयासों को हंसी में न उड़ाकर गंभीरता से लिया जा रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि प्रदेश के दूसरे स्कूलों में भी ऐसा ही होता नजर आएगा। भूपेंद्र बिश्नोई, समाचार प्लस, जोधपुर। और इस वक्त एक बड़ी जानकारी आ रही है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस से सैम पित्रोदा ने इस्तीफा दे दिया है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से उन्होंने इस्तीफा दिया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। लिखा कि सैम पित्रोदा ने अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया है। बताते चले कि विवादित बयानों को लेकर लगातार पित्रोदा चर्चाओं में चल रहे थे। हाल ही में उनका आज एक बयान आया जिसने कांग्रेस को परेशानी में डाल दिया। उनका कहना था कि अलग अलग एथनिसिटी के लोग इस देश में जो रहते हैं वो किस दूसरे देश की तरह
अपीयर करते दिखाई देते। और साथ ही साथ इससे पहले उन्होंने जिस टैक्स का जिक्र किया था, जो जमीन जायदाद और सक्सेशन से संबंधित था, उसे लेकर भी कांग्रेस को आघात झेलना पड़ा था। ज्योति सिंह समाचार प्लस संवाददाता जुड़ गई हमारे साथ, जानकारी उनसे लेती हैं। ज्योति, सैम पित्रोदा ने अपने मन से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन भले ही इस्तीफा दे दिया हो, वो पहले ही बहुत नुकसान कर चुके हैं कांग्रेस का। बिल्कुल राहुल, देखिए सैम पित्रोदा की बात अगर हम करें तो देखिए उन्होंने अपने ओवरसीज कांग्रेस के जो अध्यक्ष पद है उससे अपना इस्तीफा दे दिया है। और ये कदम देखिए उन्होंने एक ऐसे समय में उठाया है कि जो उनकी तरफ से देखिए जो कमेंट किया गया था, देश में एक विवाद जो है देखिए हो गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो फोर्स के लोग हैं चीन है और दक्षिण भारत के जो लोग हैं वो की तरह हैं। हालांकि पित्रोदा ने अपनी टिप्पणियों से खुद को अलग करते हुए। बिल्कुल ज्योति, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। ज्योति समाचार प्लस संवाददाता जानकारी हम तक पहुंचा रही थी, आवाज शायद उन तक नहीं पहुंच पा रही थी, लेकिन जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, जिसे आप ट्विटर भी कहते हैं, उस पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि सैम पित्रोदा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और इसे कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा स्वीकार भी कर लिया गया है। पुलिस के ऑपरेशन लल्लन टॉप की अब जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो आपको लगेगा किसी फिल्म की पटकथा है, लेकिन जोधपुर रेंज पुलिस ने 12 साल तक कभी भैंस पाली, कभी नारियल बेचे, कभी ईंट भट्टे पर काम किया और कभी खेत में हल जोता। पुलिस के ऑपरेशन लल्लन टॉप एक ऐसा मास्टर प्लान रहा जिसका बिना क्लू के पुलिस ने वो सब कुछ किया जो सोचा भी नहीं जा सकता। फिल्मों में आपने पुलिस को कई बार अंडरकवर काम करते देखा होगा। जब हीरो की आइडेंटिटी रिवील होती है तो लोग हिल जाते हैं, लेकिन अगर आपको पता चले कि फलौदी में हत्या और लूट की वारदात को लेकर पुलिस ने 12 बरस क्या क्या पापड़ बेले तो आप हिल जाएंगे। पुलिस का ऑपरेशन लल्लन टॉप 12 साल तक कभी पाली भैंस, कभी बनाई ईंट, कभी बेचे नारियल। फलौदी थाना क्षेत्र में 12 वर्ष पूर्व सोनामुखी की फैक्ट्री में मुनीम की हत्या कर करीब 1.5 लाख की नकदी लूट कर भागे 3 अज्ञात आरोपियों को पकड़ने में जोधपुर पुलिस रेंज ने जमीन आसमान एक कर दिए। लेकिन हर बार पुलिस मुजरिमों से थोड़ा पीछे रह जाती। पुलिस के मूंछ का बाल बने इस केस में पुलिस ने घोड़े खोल दिए और मिशन को नाम दिया गया ऑपरेशन लल्लन टॉप। इस हत्या और लूट की वारदात को खोलने में फलौदी के सट्टा बाजार की पहचान और सोजत की मेहंदी की खासियत ने भी आरोपियों तक पहुंचने में काफी मदद की। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस के अपराधियों तक पहुंचने पर उनके साथ चुनावी चर्चा में फलौदी के सट्टा बाजार और बालों में लगाने के लिए सोजत की मेहंदी पर विशेष जानकारी आरोपियों को होने पर उनके फलौदी कांड का खुलासा हुआ। 12 साल पहले फलौदी के खींचन नामक स्थल पे एक सोनामुखी फैक्ट्री में वहां के मुनीम की हत्या हुई थी, निर्मम हत्या हुई। और इस तरीके से हत्या हुई कि 2 दिन के बाद डेड बॉडी मिली और काफी अनुसंधान के बाद पता चला कि बिहार के रहने वाले 3 मजदूरों ने हत्या की। वो हत्या करके गायब हो गए। 12 साल से उनका कोई ठौर ठिकाना। सुना आपने, पुलिस महानिरीक्षक रेंज जोधपुर विकास कुमार ने रेंज पुलिस की इस ऐतिहासिक सफलता को मीडिया के सामने रखा और सामने आए काले नकाब में मुंह छुपाए वो बदमाश जिन्हें ढूंढने के लिए पुलिस ने वो सब किया जो एक अच्छी फिल्म की पटकथा के लिए जरूरी था। दरअसल फलौदी थाने में खींचन कस्बे में स्थित सोनामुखी फैक्ट्री में
बतौर श्रमिक लगे 3 श्रमिकों लालदेव, उदय और नरेश ने फैक्ट्री में मुनीन कोजाराम को शराब के नशे में धुत कर गला घोंटकर हत्या कर उसके पास रखी 1.5 लाख की नकदी ली और फरार हो गए। उस वक्त न तो मोबाइल तकनीक थी और न ही सीसीटीवी कैमरे थे, जिसके चलते वारदात को अंजाम देकर फरार हुए मुलजिमों के नाम, पते और फोटो भी उपलब्ध नहीं थे। पुलिस ने 12 साल पूर्व घटित इस हत्या और लूट की वारदात को खोलने के लिए तीनों अज्ञात आरोपियों के खिलाफ 40-40 हजार रुपए का इनाम भी रखा था। काफी समय तक पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए बिहार, आंध्र प्रदेश और पंजाब तक तलाश की। इस दौरान पुलिस टीम में शामिल लोगों ने कहीं श्रमिक का रूप धरा, कहीं गायें चराई, कहीं खेत पर फसल काटी और आखिर में तीनों नामजद आरोपियों लालदेव, उदय और नरेश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। इसका ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ललन टॉप। ललन टॉप एक शॉर्ट फॉर्म है। जैसा आपने वीडियो में देखा कि 3 आरोपी पकड़े गए हैं। एक का नाम है लालदेव, ललन का लाल, एक का नाम है उदय यू और एक का नाम है नरेश एन, दैट मेक्स ललन। इनको पकड़े जाने का जो ऑपरेशन चला वो तेलंगाना, उड़ीसा और पंजाब में चला, तो ये कुल मिला के बना ललन टॉप। पिछले 2 महीने से ऑपरेशन चल रहा था, ऑपरेशन ललन टॉप। किस तरीके से पुलिस चरवाहा बनी, पुलिस ईंट भट्टे की मजदूर बनी, पुलिस ठेले पे नारियल बेचती रही। प्रारंभिक जांच पड़ताल में आरोपियों के नक्सलियों के साथ संबंध भी उजागर हुए हैं और नक्सलियों के लिए वसूली, हत्या का प्रयास, डरा धमकाकर वसूली करने के भी मुकदमे हैं। ऑपरेशन ललन टॉप वाकई एक ऐसा ऑपरेशन रहा जो डिपार्टमेंट के लिए नजीर है। इन्वेस्टिगेशन के पार्ट पर हमेशा से सवालों में घिरी रहने वाली पुलिस ने इस बार कुछ ऐसा किया जिसने पुलिस का सम्मान बढ़ा दिया। इस वारदात को खोलने में जोधपुर रेंज के करीब 12 अधिकारियों और जवानों की भूमिका रही। इसके साथ ही बिहार, यूपी, तेलंगाना, पंजाब पुलिस का भी सहयोग मिला। प्रारंभिक पूछताछ में तीनों आरोपियों ने करीब 1 दर्जन वारदातें अलग अलग प्रदेशों और थाना क्षेत्रों में करना कबूल किया है। भूपेंद्र बिश्नोई, समाचार प्लस, जोधपुर। और बात करेंगे आसमान से बरस रही आग की। उफ, ये गर्मी। जी हाँ, पश्चिम विक्षोभ के असर के चलते इस साल अब तक राजस्थान में गर्मी की वो मार नहीं पड़ी थी जो हर साल पड़ती है, लेकिन मई के महीने में अब गर्मी ने अपना असर दिखाया है। हालात ये हैं कि जयपुर से जोधपुर और जोधपुर से मारवाड़ के तमाम दूसरे इलाकों में दोपहर में सड़कें सूनी हैं और एसी कूलर की डिमांड बढ़ गई है। मई का पहला हफ्ता बीतते बीतते गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। एक तरफ जहां सवाल थे कि अब तक गर्मी क्यों नहीं पड़ रही, वहीं जब पड़नी शुरू हुई तो पसीने छूट गए। जोधपुर में गर्मी का प्रकोप। सूर्य नगरी जोधपुर में सूर्य देवता दोपहर में धधक रहे हैं। हालात ये हैं कि दिन में सड़क पर चलना नामुमकिन हो गया है। इस बीच जोधपुर की सड़कों पर स्मोक गन चलती दिखाई दी, जिससे दावा किया गया कि गर्मी और प्रदूषण दोनों से बचाने में ये कारगर साबित होगी। शहर की सड़कों पर हो रही पानी की बौछार लोगों को सुहा रही है। पश्चिमी राजस्थान में गर्मी अपने परवान पर है और जैसा कि मौसम विभाग ने कहा था कि हीट वेव चलेगी और वो हीट वेव आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अक्सर जो है इस सड़क पर आपको जाम देखने को मिलता होगा, लेकिन आज इस सड़क पर इक्का दुक्का वाहन और जो चल रहे हैं वो भी गर्मी से बचते हुए नजर आ रहे हैं। जयपुर में छूटे पसीने। वहीं जयपुर की बात की जाए तो गर्मी का असर तेज है। लोग शीतल पेय और कोल्ड ड्रिंक से अपने गले को तर करते नजर आ रहे हैं। पूरे प्रदेश भर में अब तेज गर्मी का सितम देखा जा रहा है। अगर बात करें तो आज के तापमान की, तो जयपुर का तापमान 42 डिग्री को पार कर गया है। वहीं प्रदेश के कई ऐसे इलाके हैं जहां तापमान 45 डिग्री को पार करने वाला है। अगर आगामी दिनों की बात करें तो भले ही मौसम विभाग एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने की बात कर रहा हो, मगर फिलहाल की स्थिति ये है कि तेज जो गर्म हवाएं हैं वो आमजन को बड़ा प्रभावित कर रही हैं, आमजन को तेज गर्मी का एहसास करवा रही हैं। मई के महीने का पहला सप्ताह बीता है और गर्मी की पिघला देने वाली तपिश महसूस होने लगी है।
इस बार गर्मियां देर से आई हैं, लेकिन इसका असर अब देर तक देखने को मिल सकता है। जोधपुर से भूपेंद्र और जयपुर से निरंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। गर्मी का सितम चारों ओर है। ऐसे में राजस्थान का रेगिस्तान गर्मी से तप रहा है, जहां मई के महीने की शुरुआत के साथ आसमान से आग बरस रही है। गर्मी का आलम ऐसा है कि सुबह की पहली किरण गर्मी की दस्तक के साथ अपना प्रचंड रूप दिखा रही है और दोपहर होते होते पारा 44 डिग्री तक पहुंच रहा है। लोगों की गर्मी से हालत पस्त है। धार के रेगिस्तान में सूरज देवता का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। मई की शुरुआत के साथ आसमान से आग बरसना शुरू हो गई है। राजस्थान के थार रेगिस्तान में गर्मी ने सितम ढाना शुरू कर दिया है। ऐसा लग रहा है मानो सुबह की शुरुआत दोपहर से हो रही हो। गर्मी इतनी प्रचंड है कि लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। सुबह पारी की शुरुआत प्रचंड गर्मी से हो रही है, जो बढ़ते बढ़ते 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। वैसे भी बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर देश के सबसे ज्यादा गर्म इलाकों में से एक माने जाते हैं। वहीं ग्रामीण इलाकों में गर्मी का सितम शहरी इलाकों से ज्यादा है। बिल्कुल अभी गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अभी 2-3 दिन से इतना टेम्परेचर 40 डिग्री से लगभग पार देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में बचें, गर्मी से बचने के लिए ठंडा पानी चाहिए, वो व्यवस्था है नहीं है। दूसरा क्या है, मैं एक आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ देश की जनता को कि चिड़ियों को लिए, पंछियों के लिए भी पानी भर के रखे। गर्मी के कारण बीकानेर में जहां सड़कें सूनी नजर आ रही हैं, तो वहीं लोग गर्मी से बचने के लिए कई तरह के उपाय कर रहे हैं। लोग अपने आप को कपड़े से ढक रहे हैं और ठंडी चीजों का इस्तेमाल कर गर्मी से राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं कई लोग अपने आप को पानी में भिगोकर गर्मी को दूर भगा रहे हैं। यहाँ लोगों का कहना है कि अभी तो पूरा मई और जून महीना बाकी है, ऐसे में आगे क्या होगा। जरूरी काम था, इसलिए 44 डिग्री गर्मी हो रही है, बीकानेर में निकलना पड़ा। और इसी भयंकर गर्मी में स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए गमछा लेके घर से निकला हूँ जो गाड़ी में पड़ा है, और खाना खा के निकला हूँ और ज़रूरी काम में निकलना पड़ रहा है। 44 गर्मी हो रही है जो बहुत भयंकर है। अभी शुरुआत है गर्मी में और गर्मी से त्रस्त है। इस बीच मौसम विभाग ने आने वाले 3 दिनों तक रेगिस्तान में हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया है। यानी आने वाले वक्त में गर्मी से आम जन को कोई राहत मिलती नहीं दिखने वाली। गिरिराज बढ़ानी, समाचार प्लस, बीकानेर। और आइए अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों सोने चांदी की बिक्री में कमी आ गई है। दस मई को आकातीज का अबूझ सावा है। इस बार इस अबूझ सावे का महत्व ज्यादा है क्योंकि इसके बाद सीधे जुलाई में शादियों के सावे हैं। आमतौर पर बाजार में आकातीज पर जोरदार व्यापार होता है। इस बार भी कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स और वाहनों की बिक्री तो अच्छी है, लेकिन भाव ज्यादा होने के कारण सोने चांदी के ग्राहक गायब हो गए। ग्रामीण क्षेत्रों में आखातीज का महत्व ज्यादा है क्योंकि रबी की फसल के बाद किसानों के पास समय और धन की उपलब्धता रहती है। इसीलिए इस खाली समय में योग्य बच्चों की शादियां कर किसान परिवार सामाजिक जिम्मेदारियों से निवृत्त हो जाते हैं। इस बार आखातीज इसलिए खास है क्योंकि 26 अप्रैल को शादियों का आखिरी सावा था और इसके बाद 18 जुलाई से शादियां होंगी। इस बीच केवल 10 मई को आखातीज का अबूझ सावा है। बाजार की बात करें तो इस बार आखातीज पर परिधान, इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहन की बिक्री अच्छी हुई है। अक्षय तृतीया का सावे को लेकर जयपुर शहर में एक रौनक सी बनी हुई है। अगर पूरे जयपुर शहर की बात की जाए तो जिस तरह से ये सावा आखिरी सावा है, इसके बाद 2 या 3 महीने सावे नहीं है, इसलिए इसकी अलग महत्वता है और इस दिन की खरीदारी शुभ भी रहती है। जहां तक सवाल है इलेक्ट्रॉनिक सामान का, ज्वेलरी का, कपड़े का,
तो जयपुर शहर के अंदर बार की ग्राहकी काफी कुछ ज्यादा नजर आ रही है। आखातीज पर हमेशा सोने चांदी की अच्छी खरीद होती है। शादी वाले परिवार के साथ रिश्तेदार भी गहने खरीदते हैं। इसके अलावा मान्यता है कि धनतेरस की तरह आखातीज पर भी सोना चांदी खरीदने से घर में सुख संपदा आती है। इसलिए आम लोग भी आखातीज पर सोने चांदी के छोटे मोटे आइटम की खरीदारी करते हैं। लेकिन इस बार गहनों के बाजार में सुस्ती छाई हुई है। जिन परिवारों में आखातीज पर शादी है, उन्होंने तो पहले ही रस्म रिवाज के लिए जरूरत के मुताबिक गहने खरीद लिए हैं, लेकिन सोने चांदी के भाव आसमान पर होने के कारण आखातीज से ऐन पहले ज्वेलरी शॉप पर आमतौर पर रहने वाली रौनक फिलहाल गायब है। आखातीज में शादियां एक पर्टिकुलर अबू सावा होता है, अब इसमें लोग बाइंग ऑलरेडी, जैसे आज के टाइम पे लोग पहले महीने पहले परचेसिंग कर चुके होते हैं ऑलरेडी, अब 2 दिन पहले तो परचेसिंग नहीं करते। बाकी इस दिन लोग शुभ मानते हैं, तो पहले तो बहुत लोग कुछ ना कुछ लेते थे, चाहे वो सिक्का ले, चाहे पायल ले, चाहे बिछा ले, या अंगूठी, कुछ ना कुछ सोना चांदी जरूर खरीदते हैं। अब इन भावों में एक्चुअली भाव बहुत बढ़ गए हैं। भाव में आज 20-30% राइज हो गया है, और लोगों के पास अभी सेविंग्स इतनी नहीं होती है, महंगाई इतनी बढ़ रही है, प्लस बिजनेस अभी कम है, तो थोड़ा चलेगा। आखातीज भी काम होता है, बट ये डिपेंड करता है कितना होता है। देखिए, इन दिनों महज 10 ग्राम सोना खरीदने के लिए भी करीब 74,000 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। इसी तरह चांदी भी 84,000 रुपए किलो के आसपास है, यानी महंगा होने के कारण कम सोने के लिए भी ज्यादा धनराशि खर्च करनी पड़ रही है। इसलिए लोग शादी में उपहार के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और कार, बाइक जैसे बड़े आइटम खरीदने में ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं। बीके शर्मा, समाचार प्लस, जयपुर। और आइए अब जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों टूरिज्म सेक्टर में शुरू हो गई है री मैरिजेस की बात। राजस्थान की कला, संस्कृति, खान पान और मेहमान नवाजी के देसी लोग भी नहीं, विदेशी लोग भी कायल हैं। और यही कारण है कि विदेशी पावड़े राजशाही और कल्चर से प्रभावित होकर मॉक वेडिंग या री वेडिंग करने गुलाबी नगरी आ रहे हैं। राजस्थान में शादियां मतलब राजसी ठाट बाट से होने वाला ऐसा आयोजन जिसे हर कोई एंजॉय करना चाहता है, लेकिन पिछले कुछ सालों से इसकी रफ्तार कम हुई है। पर्यटन विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना महामारी से पहले इस तरह की शादियां बहुत हुआ करती थीं, लेकिन महामारी के कारण इसमें ब्रेक लग गया। अब विदेशी पर्यटकों का भी राजस्थान की ओर आगमन बढ़ा है, तो फिर से मॉक वेडिंग का चलन बढ़ने लगा है। फ्रांस, इटली, जर्मनी सहित अन्य कई देशों के पर्यटक यहां आकर शादी कर रहे हैं। पर्यटन विशेषज्ञ संजय कौशिक का कहना है कि पिछले दिनों इटली से जयपुर आई महिला पर्यटक मोनिका बार्बन ने मॉक वेडिंग के लिए हमसे संपर्क किया, क्योंकि वो अपने पति एनरिको स्क्रोकारो को सरप्राइज देना चाहती थीं। इस तरह की शादी का शुरुआती खर्चा करीब 70,000 रुपए आता है। इसमें दुल्हन की ज्वेलरी, लहंगा, मेकअप, दूल्हे की शेरवानी, कार, मंदिर में शादी की पूरी व्यवस्था, पुजारी, फेरे भी शामिल हैं। इसके बाद अन्य सुविधाएं शामिल करने पर खर्चा उस हिसाब से बढ़ जाता है। इस दौरान राजस्थानी परंपरा के अनुसार जोड़ों की मॉक वेडिंग या री मैरिज कराई जाती है। राजस्थान में बहुत सारी चीज़ें होती आई हैं, बहुत सारे लोग अन्य आकर्षणों को देखने आते हैं, लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो कोरोना के पहले भी ऐसा होता था कि लोग मॉक वेडिंग करने राजस्थान में आते थे, और जयपुर उसके लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। ये मॉक वेडिंग मतलब वो होता है जिसमें जो लोग पहले से शादीशुदा हैं, लेकिन वो राजस्थान की संस्कृति को, यहाँ के संस्कारों को, यहाँ के गढ़ हवेली महलों में और कुछ मंदिरों में शादी करना चाहते हैं, तो उसको मॉक वेडिंग बोलते हैं। इसका प्रचलन पहले बहुत था, लेकिन बीच में विलुप्त सी हो गई थी, लेकिन वापस अभी आने लगी है। इधर शादी करने वाले जोड़ों का अनुभव भी राजस्थान में रीति रिवाज से शादी करने के बाद बड़ा दिलचस्प है। यहाँ पिछले दिनों इटली से शादी करने आई पर्यटक मोनिका बार्बन ने बताया कि राजस्थानी परंपरा के अनुसार मॉक वेडिंग का अपना एक अलग ही अनुभव प्राप्त हुआ। उनका कहना था कि हम जानना चाहते थे कि यहाँ जब शादी होती है तो किस तरह रस्में निभाई जाती हैं।
विदेशी पर्यटक राजस्थान से मॉक वेडिंग इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि खान पान के अलावा यहाँ का पहनावा भी विदेशी पर्यटकों को काफी आकर्षित करता है। राजस्थान की कला, संस्कृति और खान पान देसी और विदेशी पर्यटकों को इतना पसंद आ रहा है कि विदेशी पर्यटक अब यहाँ पर रीमैरिज करने लगे हैं। कोरोना के बाद से जैसे जैसे विदेशी पर्यटकों की संख्या यहाँ पर बढ़ी, वैसे वैसे ही विदेशी पर्यटकों का मंदिरों में शादी करने का चलन भी राजस्थान में बढ़ा है। कैमरा पर्सन मोहन गुजर के साथ निरंजन चौधरी, समाचार प्लस, जयपुर। डीग में ऑपरेशन एंटी वायरस के तहत कार्रवाई हुई है। साइबर ठगों पर पुलिस ने शिकंजा कस लिया है। पुलिस ने 23 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी अलग अलग तरीके से झांसा देकर ठगी की वारदातों को अंजाम दिया करते थे। आरोपियों ने अब तक करोड़ों रुपए की ठगी की वारदातों को अंजाम दिया। 1000 से ज्यादा लोगों को निशाना बनाया। आरोपियों से 46 मोबाइल सिम और कई वाहन जब्त किए गए हैं। आरोपियों से पूछताछ में कई बड़े खुलासे होने की संभावना है। ऑपरेशन एंटीवायरस पूरे भरतपुर रेंज में लगभग 1 मार्च से लगातार चलाया जा रहा है और इसमें अभी तक बहुत अच्छे परिणाम भी मिले हैं। 2 महीने के अंदर ऑपरेशन में लगभग 34% हमारे साइबर क्राइम जो कि यहाँ से उद्भूत होता है, यहाँ पे जो क्रिमिनल्स की लोकेशन आती है उसमें कमी आई है। और ये हमारा डेटा नहीं है बल्कि जो नेशनल लेवल का डेटा है 1930 का, उसके डेटा के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। वहीं अजमेर सेंट्रल जेल से एक बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पर कैदी पर बर्तन और पत्थर से हमला हुआ है। मूसेवाला गोगामेडी हत्याकांड के आरोपियों ने इस हमले को अंजाम दिया है। हमले में कैदी गंभीर रूप से घायल हो गया है। मामला दर्ज कर पुलिस अब जांच में जुटी हुई है। ये बड़ी खबर मिल रही है हमें। गोगामेडी हत्याकांड और मूसावाले हत्याकांड के जो कैदी थे, जो अजमेर सेंट्रल जेल में हाई सिक्योरिटी जेल में बंद थे, उन्होंने बर्तनों से और पत्थरों से एक दूसरे कैदी पर हमला कर दिया। कैदी की हालत खराब बताई जा रही है और फिलहाल इस पूरे मामले की जेल के अंदर ही जांच जारी है। मामला इस वारदात को लेकर दर्ज कर लिया गया है, जांच जारी है। अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर एक कैदी के ऊपर गोगामेडी हत्याकांड के आरोपियों ने हमला कर दिया। बर्तनों और पत्थर से इनके ऊपर हमला किया गया है। अब क्या वजह रही, क्या नहीं रही, अभी तक ये सफाई या ये जानकारी जेल प्रशासन की ओर से नहीं दी गई है। अजमेर सेंट्रल जेल से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक कैदी पर बर्तनों से और पत्थर से हमला कर दिया गया है। और हमला करने वाले कौन है? ये है मूसावाला और गोगामेडी हत्याकांड के जो आरोपी हैं। अभी अंदर मिले कैसे, ये मिलन कैसे संभव हुआ, ये क्या एक साथ रहते थे, एक ही सेल में इन लोगों को रखा हुआ था? ये सारे सवाल है जो जेल प्रशासन से पूछे जाएंगे। लेकिन इस बीच ये बड़ी जानकारी आ रही है। अभिषेक आमेरा समाचार प्लस संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ, जानकारी उनसे लेते हैं। अभिषेक, क्या खबर मिल पा रही है? जी बिल्कुल राहुल, तो तुम सबसे जानकारी देते बता दूं कि ये 2 गैंगों के बीच में हाई जेल में आपस में झगड़ा हुआ। एक मूसेवाला और दूसरी गोगामेडी हत्याकांड के आरोपियों के बीच में आपस में झगड़ा हुआ है और मर्डर सजा काट रहे हैं सारे के सारे। आपस में झगड़े के दौरान इन्होंने हाई जेल में एक दूसरे बर्तन फेंके और पत्थरों से एक दूसरे पर वार किया। बाद में सिविल लाइन थाने में जो जेल अधीक्षक है उनके द्वारा इनके मुकदमे भी दर्ज करा दिए। आपको जानकारी देते हुए बता दूं कि जानकारी के अनुसार जहां तक पता पड़ा है कि जो बंदी है हत्या के मामले में आजीवन सजा काट रहे हैं। साथ के आरोपी गैंगस्टर रोहित और रोनी, जो कि गोगामेडी हत्याकांड के आरोपी है और अजमेर की जेल में बंद है। और वहीं दूसरी ओर से जो कपिल है वो सिद्धू मूसे वाले हत्याकांड में अजमेर जेल में बंद है। आज जब बैरिक में बंद थे तो आपस में खाना खाने के टाइम पे तीनों में पता नहीं क्या दुश्मनी थी, हालांकि किसी को इस पर सामने नहीं आई है। दोनों ने एक दूसरे बर्तन फेंकते हुए जेल के आस उठाते पत्थर उठा के एक दूसरे पर हमला कर दिया। जब इस चीज का पता जेलर के पार्षद को पड़ा तो उन्होंने सिविल लाइन थाने में खिलाफ मामला दर्ज करा दिया और पूरा मामला अनुसंधान में। बिल्कुल अभिषेक, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। अभिषेक समाचार प्लस संवाददाता जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे।
सवाई मानसिंह हॉस्पिटल के कार्यवाहक अधीक्षक के पद पर आज डॉक्टर सुशील भाटी ने पदभार ग्रहण कर लिया। एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक का पदभार संभालने के साथ ही बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। समाचार प्लस से खास बातचीत में अधीक्षक डॉक्टर सुशील भाटी ने बताया कि बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एसएमएस अस्पताल जाना जाता है और इन सुविधाओं को लगातार जारी रखने का काम किया जाएगा। एसएमएस अस्पताल के कार्यवाहक अधीक्षक अब सुशील भाटी बन चुके हैं और आज उन्होंने अपना जो पदभार है वो यहाँ पर ग्रहण कर लिया है। अब क्या क्या कुछ प्राथमिकताएं यहाँ पर रहेगी, किस तरीके से सबको साथ लेके काम किया जाएगा, उसके लिए भी अब पूरी तरीके से मीटिंग का जो दौर है वो भी चलेगा। इसके साथ ही रूपरेखा भी बनाई जाएगी। हमारे साथ में सुशील भाटी जी हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद सर। किस तरह से आप देखते हैं कि बड़ी प्राथमिकता रहेगी, क्या कुछ नया रूप देखने को मिलेगा? वैसे जिस तरीके से लगातार जो काम होते हैं उसमें नई तरह की मॉनिटरिंग को लेकर। नहीं, देखिए, एसएमएस राजस्थान का सबसे बड़ा अस्पताल तो है ही और उसकी देश विदेश में ख्याति है, तो उसी में इसकी जो है और सरकार के निर्देश के अनुसार जो प्राथमिकता रहनी चाहिए, हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल की सबसे पहली प्राथमिकता यहाँ आने वाले मरीजों को सर्वसुलभ आसानी से अपना इलाज मिल पाए और मैक्सिमम जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो सेटिस्फाई होके जाएं। इसी के लिए एक जैसा चल रहा है उसमें अगर कुछ सुधार की गुंजाइश है तो मिल बैठ के बात करेंगे और उसको और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। सर, एसएमएस अस्पताल प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है और ऐसे में यहाँ पर दूर दराज से बड़ी संख्या में जो मरीज है वो भी आते हैं। सरकारी योजनाओं को किस तरह तक एक एक व्यक्ति तक पहुँचाया जाए ताकि उनका लाभ है वो यहाँ पर मिल सके? नहीं, इसके लिए सरकार की तरफ से काफ़ी अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं। जनता को इसकी जो विभिन्न योजना है उन सबकी जानकारी सबको दे रहे हैं। या आने वाले जो मरीज हैं उनको भी अलग अलग कैटेगरी में अपन रख के उनको जो सुविधाएं दी जा सकती है वो दी जा रही हैं। इसके लिए अपने काउंटर्स भी बने हुए हैं, हेल्प डेस्क भी बने हुए हैं, वहाँ से जानकारी लेते हैं और उनको आउटडोर से ही ये बता दिया जाता है कि आपको इस तरह से प्रोसीड करना है। और मुझे लगता है अभी अधिकांश मरीज यहाँ से ठीक और सेटिस्फाई होकर जाते हैं। अगर कुछ सुधार की गुंजाइश है तो उसको निश्चित रूप से करने की कोशिश करेंगे। वर्तमान में अगर स्थिति की बात करें तो एक के बाद एक जो घटनाक्रम हुए हैं, चाहे फर्जी एनओसी से जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के मामला की बात कर ले, काउंटियों की बात कर ले या अपन जेग्रोड अस्पताल की बात कर ले, इस तरह की चुनौती भरा है जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि ऐसे में आपको जिस तरह से पदभार दिया गया है तो इस ऐसी घटनाएं की पुनरावृत्ति ना हो या इस तरह से अगर और भी चीज़ें अगर सामने आती तो उसको लेकर भी कुछ एक्स्ट्रा कोई प्लान? निश्चित रूप से वैसे तो पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे एसएमएस की छवि को ज़रूर थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा है। तो अब इसका यही है कि एक आने वाले समय में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो, इस बात का स्पेशल ध्यान रखेंगे और जो भी काम करने का है उसका स्टेप वाइज एक पैटर्न तैयार करेंगे ताकि जो भी आने वाले हैं उस पैटर्न से ही चलें ताकि कहीं भी कोई लेकुना उसमें नहीं रहे और इस तरह की जो घटना है इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इसको रोकने के ऊपर पूरा ध्यान रखेंगे। तो ये थे एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक सुशील भाटी जी जिन्होंने अभी पदभार यहाँ पर ग्रहण कर लिया है और अब शुभचिंतकों का जो दौर है वो लगातार जारी है। इनको बधाई देने का जो दौर है वो लगातार चलता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में माना जा सकता है कि जिस तरीके से उन्होंने खास बातचीत में समाचार प्लस से कहा कि पूरी तरीके से जो व्यवस्था बनाने का जो काम है वहाँ पर किया जाएगा। इसके साथ ही एक एक व्यक्ति तक, एक एक मरीज तक जो सरकारी योजनाओं का जो लाभ है वो पहुँच सके, इसके लिए जो काम है वो लगातार किया जाएगा। कैमरा पर्सन दिलीप परमार के साथ सतवीर सिंह राठौर, समाचार प्लस, जयपुर। और चलिए इसके साथ बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।